हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपकी भारी डिमांड पर इंग्लिश की क्लास आ गई है और आज हम प्रत्येक चैप्टर के जो अति संभावित प्रश्न हैं जिनकी आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने आज की क्लास में इंक्लूड किया है। लगभग 20 प्रश्न हैं, ठीक है। तो उनको अगर आप कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आप करने वाले हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आपने बहुत अच्छे से समझाया जाएगा एक एक प्रश्न, ताकि अगर उसकी लैंग्वेज भी चेंज करके आपसे पूछी जाए तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से अपने एग्जाम पेपर में कर पाए, ठीक है। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हम आज की क्लास को लेंगे। और जैसा कि आप ये तो जानते ही हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर होता है 25 मार्क्स का, ठीक है। तो 25 नंबर का आपका पेपर होता है, उतनी तैयारी हम बहुत अच्छे से करेंगे। अब लगातार आपकी इंग्लिश की क्लासेस आएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मैं आपको करा चुकी हूँ, अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो ज़रूर लीजिए। लेकिन अब आपकी प्रैक्टिस इतनी बेहतर मैं आपकी करवा दूंगी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाकी सब सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस तो चलने ही वाली है। एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा ख़त्म किया जाएगा और ऐसे किया जाएगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको पहले ही बताना चाहूँगी कि आज की क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिफाइन मेथड। किसका मेथड यहाँ पे पूछा गया है? आप कॉमन सेंस की बात है, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आया है तो इंग्लिश टीचिंग का मेथड ही यहाँ पर पूछा गया है, उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे यदि बोला जाए कि भाई मेथड को डिफाइन करें, यानी अंग्रेजी शिक्षण की विधि, ठीक है। मेथड को हम क्या कहते हैं? विधि। अंग्रेजी शिक्षण की विधि को बताइए कि क्या होती है, ठीक है। तो टीचिंग मेथड इज ए स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। क्या मतलब हुआ इसका कि टीचिंग मेथड एक स्टाइल होता है कंटेंट को क्लासरूम में प्रेजेंट करने का, यानी जो शिक्षण सामग्री होती है, ठीक है, शिक्षण की जो सामग्री होती है उसको कक्षा में प्रस्तुत करने का ढंग या तरीका ही टीचिंग मेथड कहलाता है। पता चल गया आपको? अब आप लिख पाएंगे। अगर इसको आप अपने शब्दों में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये, तो आपने इसको याद रखना है, टीचिंग मेथड इज ए स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। समझ में आ गई ये क्वेश्चन? बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे और देखेंगे क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है डिफाइन अप्रोच, ठीक है। डिफाइन अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दृष्टिकोण। वो कैसे? चलिए एक बार पहले इसकी डेफिनेशन को जानेंगे और फिर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे, ठीक है। द प्रोसीजर इंडिकेट्स द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, टीचिंग और मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। टेक्निकली द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग लर्निंग इज कॉल्ड एन अप्रोच। कहा यह गया है कि जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं टीचिंग और लर्निंग को मैनेज करने में, ठीक है, टीचिंग लर्निंग करने में जितने भी आप स्टेप्स फॉलो करते हैं, जितने भी चरण आप अपनाते हैं बच्चों को वो चीज़ समझाने के लिए, उसे ही आप अप्रोच कह सकते हैं, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं? अप्रोच कहते हैं। क्यों? एक बार और डेफिनेशन देखिए। The procedure indicate the steps of organizing, teaching or managing teaching learning. Technically, the procedure of teaching learning is called an approach. यानी टीचिंग लर्निंग करते समय आप जितने भी स्टेप्स यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, उन स्टेप्स को ही हम क्या कह देते हैं? अप्रोच कह देते हैं, दृष्टिकोण कह देते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है बहुत ही अच्छा यहाँ पर कि राइट डाउन द 2 प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच के आपको यहाँ पर 2 सिद्धांत बताने हैं। चलिए बताते हैं। पहला क्या होगा? इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड्स एक्टिविटी रादर देन द एक्टिविटी ऑफ द टीचर्स।
सिद्धांत से क्या मतलब है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच यदि आप फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, यानी किस लिए ये कराए जाते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज़ क्यों किया जाता है, उसके सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो कहा क्या गया है पहले पॉइंट में कि जो बच्चे की गतिविधि होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी टीचर की गतिविधि से। ठीक है, क्या लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइल्ड्स एक्टिविटी रेदर देन द एक्टिविटी ऑफ द टीचर, यानी बच्चे की गतिविधि को ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया जाता है एज कंपेयर टू टीचर की गतिविधि। ठीक है, और दूसरा पॉइंट या दूसरा सिद्धांत क्या होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच फॉर फर्मली फिक्सिंग वर्ड, यानी कि आपके बोलने का तरीका, किस तरीके से आप सभी वर्ड्स को ऑर्डरली बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं ताकि सामने वाला उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। तो ये दोनों क्या है, सिद्धांत हो जाते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलेंगे। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच को आप और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चरल अप्रोच को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है ओरल अप्रोच। ठीक है, तो इस नाम से भी स्ट्रक्चरल अप्रोच को जाना जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी। और हाँ गाइस, मैं आपको अभी बताना चाहूँगी कि जैसे सुबह मॉर्निंग में आपका मैं क्वेश्चन पोल क्रिएट करती हूँ, तो अब से मैं क्या किया करूँगी कि जितनी क्लासेस मैं आपसे लेती हूँ दिन भर में, ठीक है, उन्हीं के बीच से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को पोल में डाला करूँगी। ठीक है, जिससे मुझे पता चल पाएगा कि आप क्लास में कितने कंसंट्रेशन के साथ बैठते हैं, कितने बातों को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तब मुझे पता चल जाया करेगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपको क्लास को लेना है ताकि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाए और सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपके माइंड में फिक्स हो सके। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है यही बताइए, उसका मतलब बताइए। ठीक है, तो इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सच ए वे एज टू फॉर्म ए सुटेबल पैटर्न, यानी शब्दों का इस तरीके से अरेंजमेंट करना, उनको इस क्रम में व्यवस्थित करना ताकि वो एक बहुत ही आसान तरीके में बदल जाए और सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ भी आ जाए। ठीक है, ये टीचिंग अप्रोच अपनाए क्यों जाते हैं, ये अपनाए जाते हैं इसलिए ताकि क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी को टीचर की बात समझ में आए। ओके, तो यदि हम स्ट्रक्चरल अप्रोच को यूज़ करते हैं, वर्ड्स का अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं ताकि वो सूटेबल हो सभी के लिए, उसका पैटर्न सूटेबल हो, तो क्या होगा, अच्छी बात होगी, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं अपनाते हैं, जितनी हार्ड लैंग्वेज बुक में दी गई है वही उनको बता दे, तो क्या उनको समझ आ पाएगा, बिल्कुल नहीं, इफेक्टिवली उनको वो काम नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बात की गई है स्ट्रक्चरल अप्रोच को अपनाने की। तो मतलब आपको समझ में आ गया क्या होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच का, कि अरेंजमेंट करना शब्दों का एक ऐसे वे में, एक ऐसे तरीके में जो कि सबके लिए सूटेबल पैटर्न हो। ठीक है, सबको समझ में आने वाला हो। इतनी बातें क्लियर हो जाती है तो हम अगले क्वेश्चन पर अब मूव करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल एड्स, विजुअल एड्स का क्या मतलब होता है, इससे आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपका ये टॉपिक कवर कराया है डिटेल्ड क्लास में, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। स्टार्टिंग की क्लास तो मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में दी है। तो यहाँ पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का मतलब होता है दृश्य साधन। ठीक है, कि आप कौन कौन से साधन ऐसे हैं जो दृश्य, यानी जो दिखने वाले, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो होते हैं दृश्य साधन। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे दृश्य साधन हैं जिनका प्रयोग आप टीचिंग में करते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। और विजुअल एड से आप क्या समझते हैं, दृश्य साधन से आप क्या समझते हैं, तो मैंने अभी बातों बातों में आपको बता भी दिया, वही आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है कि ऑल दोज मटेरियल which function as aids by appealing to eyes only, यानी जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, केवल आँखों से देख सकते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विजुअल एड्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक्स,
पिक्चर्स एटसेट्रा। ठीक है, ये सभी क्या हो जाती है, विजुअल एड्स हो जाती है। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि भाई जैसे प्रोजेक्टर होता है वो भी तो देखने वाली चीज़ होती है, ठीक है, उससे भी तो दिखा करके पढ़ाया जाता है, लेकिन नहीं, वो विजुअल एड्स में नहीं आएगा, वो ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत उसको हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें साथ साथ ऑडियो का ऑप्शन भी होता है, सुनाई देने वाली चीज़ों का भी ऑप्शन उसमें होता है, लेकिन यहाँ बात की गई है केवल देखने की। ठीक है, केवल देखने की बात यहाँ पर की गई है, तो वही वस्तुएं हम यहाँ पर लिखेंगे जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, ना कि सुन सकते। ओके, तो आपको समझ में आ गया। आंसर आपको ऐसे करना है कि ऑल दोज मटेरियल्स विच फंक्शन एज एड्स बाय अपीलिंग टू आई ओनली आर कॉल्ड विजुअल एड्स। इतना क्लियर हो गया। अब आगे अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 2 यूजेस ऑफ फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड के कोई भी 2 उपयोग आपको बताने हैं, कहाँ कहाँ उनका उपयोग किया जाता है, वही आपको यहाँ पर पूछा गया है। पहला है इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेटरी रीडिंग। ठीक है, यानी प्रिपेरेटरी मतलब होता है प्रारंभिक स्तर पर जब पढ़ना सिखाते हैं हम, ठीक है, बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, शुरुआती दौर में बच्चा होता है तो तब वहाँ पर फ्लैश कार्ड का यूज़ करते हैं उसको पढ़ना सिखाने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, इट कैन बी यूज फॉर मैचिंग वर्ड्स विद पिक्चर्स। इनका यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं कि बच्चे जो है शब्दों को पहचान कर उनको उसकी पिक्चर के साथ मैच कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं फ्लैश कार्ड का। आपको समझ में आ गया। जैसे प्रारंभिक स्कूल जो होते हैं वहाँ पर इस तरह के फ्लैश कार्ड्स को अपनाया जाता है शुरुआती दौर में, ताकि बच्चे उनको देख करके समझ पाए, उनको फिर मैच कर पाए। ठीक है, जैसे एक एलिफेंट की इमेज हो गई और एक हो गई ई से क्या बना, एलिफेंट, तो बच्चे फिर ई के साथ उस एलिफेंट को मैच करेंगे, इसलिए यूज़ किए जाते हैं फ्लैश कार्ड। ठीक है, उन्हें ही हम बोलते हैं पिक्चर्स को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज ऑडियो विजुअल एड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में सभी क्वेश्चन इनमें से बहुत ही एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, तो आपको सभी चीज़ें बहुत ध्यान से यहाँ पर सुननी होगी। क्या है ऑडियो विजुअल एड, यानी इसमें आप खुद ही समझने की कोशिश करिए कि ऑडियो मतलब कुछ सुनने वाली बातें भी होगी, ठीक है, देखने वाली भी होगी, तो यानी दोनों का मिक्सचर है। क्या होगी ऐसी चीज़ें, चलिए देखते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं पहले। ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच द लर्निंग प्रोसेस में बी एनकरेज, यानी जिसके यूज़ से हम क्या करते हैं, लर्निंग का प्रोसेस जो है, सीखने का जो प्रोसेस है उसको एनकरेज कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, और कैरिड ऑन थ्रू सेंसेस ऑफ हियरिंग और साइट बोथ। और क्या कर सकते हैं, बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा यदि हम ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें, सुनकर भी और उसको देखकर भी बहुत ज़्यादा जल्दी वो सीखेगा। ठीक है, जो भी हम उसको सिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे बात की थी प्रोजेक्टर या टेलीविज़न कह लीजिए, टेलीविज़न में कोई हम अगर आप कह सकते हैं किसी पोयम को उसे दिखाए, ठीक है, साथ में उसको पोयम के जो चित्र होते हैं वो भी, चलचित्र भी उसको सामने दिखाए और उसकी आवाज़ भी सुनाए, तो उससे बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के एनकरेज होगा सीखने के लिए, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कैसे होते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। कितने टाइप्स के ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। 3 तरह के होते हैं। कैसे कैसे, पहला होता है ऑडियो एड्स, यानी वे डिवाइसेस जिनको हम केवल सुन सकते हैं। दूसरी है विजुअल एड्स, वे सभी डिवाइसेस जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं। और तीसरा होता है इन दोनों का मिक्सचर, जैसा कि हमने अभी बात की, ऑडियो विजुअल एड्स, जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। क्लियर हो गया अब आपको, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है, आप शर्त लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। पूछा गया है राइट डाउन 2 एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स के कोई भी 2 एडवांटेज, आपको 2 उसके फ़ायदे आपको यहाँ पर लिखने हैं कि यदि आप टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। पहला है इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी।
यानी बात करी गई है कि अंग्रेजी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन जब हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं तो वो इंग्लिश सीखने को आसान बना देती है। जैसे कि अगर हम खुद से इन चीज़ों को पढ़ने बैठे तो शायद समझ ना आए, लेकिन मेरी क्लास की हेल्प से आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो वो चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसीलिए वही एक फिट बैठता है एग्जाम्पल पहले वाला। दूसरा एडवांटेज क्या होगा, ए गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल ओनली इन ए नेचुरल इंग्लिश एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, यानी बात की गई है कि इंग्लिश जो है, जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट होता है कि जहाँ पर सब लोग उसके सामने इंग्लिश बोले, जहाँ वो जिन्हें वो देखता है सुनता है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में अच्छी इंग्लिश आती है। तो उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ही ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प ली जाती है। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। राइट ए शॉर्ट पोएम। आपको 3 से 4 या 5 लाइन की एक शॉर्ट पोएम लिखने को बोल दी जाती है। तो आप इसकी जगह अगर आप चाहें, या अगर आपके कोई भी पोएम इंग्लिश की याद है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप ये 4 लाइनें याद रख लीजिए। आपसे बोली जाती है अगर पोएम लिखने को तो आप ज़रूर लिख करके आइए, छोड़िएगा मत कोई भी क्वेश्चन। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आप खाली नहीं छोड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको पैटर्न बताऊं, लिखने का तरीका बताऊं एग्जाम में, ताकि वो और इफेक्टिव लगे, एग्जामिनर उस पर ज़्यादा नंबर दे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो पर 60 लाइक आज में हो जाते हैं तो मैं आपको वो क्लास ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो ये मेरा आज का टारगेट है कि आज की क्लास पर 60 लाइक्स होने चाहिए। देन मैं आपको वो ट्रिक्स, वो मेथड्स बताना चाहूँगी कि जिससे तरीके से आप अपनी कॉपी लिखेंगे, जिससे कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो और आपको अच्छे खासे मार्क्स उसमें मिल जाए। ठीक है, लिखने का क्योंकि ढंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस तरह के एग्जाम्स में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द टीचिंग गुड हैंड राइटिंग। देख लेना, जैसा कि मैं अभी बात ही कर रही थी उसी से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पर आ भी गया है, जो आपके पेपर में भी पूछा जाता है। पूछा गया है कि टीचिंग में गुड हैंड राइटिंग का क्या महत्व होता है। ठीक है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग में। ठीक है, हैंड राइटिंग इज़ ए लॉस्ट आर्ट टुडे, यानी ये जो लिखने की कला है वो आज के टाइम में क्या हो जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, पिछड़ती जा रही है। ठीक है, it has fallen on evil days. Formerly a good deal of attention was paid to handwriting, but now nobody seems to think that good handwriting to do with sound education. यानी दोस्तों, अगर मैं इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी कि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि यदि किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो अनपढ़ के समान है। ठीक है, तो हैंड राइटिंग का अच्छा होना, यानी अच्छे से क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा साज सजावट। अच्छी हैंड राइटिंग वो होती है जो सामने वाले को समझ में आ जाए देखकर, बस उतना आपको करना है। ठीक है, कीड़ी मकोड़े वहाँ पर नहीं उतारने हैं, एक अच्छी सरल और समझ में आने वाली आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, उसी को ही हम अच्छी एक हैंड राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, वही आपको इसके अंदर लिखना है। तो अगला पॉइंट क्या है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग की क्या महत्व है किसी की इंग्लिश की टीचिंग में। ठीक है, तो इंग्लिश की स्पीकिंग में या टीचिंग में आप कह लीजिए या लिखने में स्पेलिंग का क्या महत्व होता है, इसकी अगर बात करें तो टू राइट द वर्ड्स करेक्टली डिपेंड ऑन द नॉलेज ऑफ स्पेलिंग। कि जो वर्ड्स का हम लिखते हैं उसकी स्पेलिंग डिपेंड करती है कि आपको स्पेलिंग की नॉलेज कितनी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेलिंग इज ऑल द मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पेलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। द स्टूडेंट हैज़ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ बाय द मीडियम ऑफ द रिटन वर्ड्स विच कैन होल्ड वैल्यू ओनली विद ए करेक्ट स्पेलिंग। कि यदि आप जितना भी आप अपने एग्जाम पेपर में लिखे उसको करेक्ट स्पेलिंग लिखिए तो आपकी एक अच्छी इमेज एग्जामिनर के सामने बन जाती है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी
फॉर द टीचर ऑफ एजुकेशन, टीचर ऑफ इंग्लिश टू नो हाउ टू टीच इंग्लिश स्पेलिंग। तो उसके लिए जो टीचर होता है इंग्लिश सिखाने वाला आपका, उसको भी स्पेलिंग कैसे सिखाए उस कला का उसको आना चाहिए। तो मैं आपको साथ ही साथ ये बताना चाहूँगी कि आपको हर एक वर्ड की स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना होगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा आप नहीं लिखेंगे जिसमें कि स्पेलिंग मिस्टेक हो, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ कम से कम करें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स कम ही हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग। इंग्लिश स्पेलिंग के क्या क्या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके सभी के बारे में। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू ईच द स्पेलिंग इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट परमानेंटली। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने यहाँ दूसरे नंबर पर जो वर्ड लिखा हुआ है ETCH, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है यह भी आप साथ साथ जानते हुए चलिए। इसका मतलब होता है खोदना। खोदना अब यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है, वो इसलिए कि जब टीचर स्टूडेंट्स को स्पेलिंग सिखाता है तो उसको स्थायी रूप से छात्रों के दिमाग में इस वर्तनी को, उस स्पेलिंग को खोदना चाहिए, यानी उसको बार बार उसको रिपीट करना चाहिए ताकि उसके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाए। बस इतना कहने का यहाँ पर मतलब है, वो आपको समझना था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेलिंग सिखाने का, टू डेवलप ए सेंस ऑफ स्पेलिंग करेक्टली, यानी एक सेंस डेवलप करना ताकि स्पेलिंग जो है वो सही से लिख पाए। टू प्रोवाइड द एक्सपर्टाइज ऑफ करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। टू लेट देम नो हाउ टू स्पेल ए वर्ड दे डू नॉट रिमेंबर और ए वर्ड दैट दे हैव नॉट सीन अर्लियर, यानी उनको तरीका बताना कि कैसे वो याद रख पाए किसी भी वर्ड की स्पेलिंग जो उसने पहले नहीं सुना और नहीं देखा उस वर्ड की। तो यानी उसको बताना चाहिए कि छोटे छोटे आप ग्रुप्स में बनाकर यदि कोई बड़ा वर्ड है तो उसकी स्पेलिंग याद कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके। तो इस तरीके से उसको वो चीज़ों से अवगत कराना ताकि वो उन सभी को याद रख पाए। पांचवा ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एन अवेयरनेस टू पे हीड टू क्राफ्ट, बच्चों के अंदर जागरूकता विकसित करना ताकि वो स्पेलिंग्स को सही लिखे। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पेलिंग टीचिंग को सिखाने के लिए, ठीक है। ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, राइट सम कॉमन एरर्स इन इंग्लिश राइटिंग, यानी इंग्लिश राइटिंग में लिखते वक्त यानी इंग्लिश को लिखते समय कौन कौन से कॉमन एरर्स होते हैं, ठीक है, सामान्य गलतियाँ होती है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। कॉमन एरर्स इन इंग्लिश टीचिंग, इन इंग्लिश इट इज़ एन आर्ट टू राइट दीज सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, कि इंग्लिश में लिखते समय ये एक आर्ट ही होती है कि ग्रामेटिकली आप सभी चीज़ों को, सभी सेंटेंसेस को सही सही लिखें। For it, an exact word should be placed at experience. There have been given some correct and incorrect uses of different part of speech below for the benefit of students. ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉमन एरर्स की तो बात की नहीं है, तो हम आपको बताते हैं कॉमन एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश लिखते समय कॉमन एरर्स क्या हो सकते हैं कि वहाँ पर सही तरीके से स्पेलिंग यूज़ ना करना, ठीक है, सही स्पेलिंग यूज़ ना करना ये एरर है, ओके। और सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है वो सही ना होना, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है कि इज ऑब्जेक्ट पहले लगा दिया, सब्जेक्ट बाद में लगा दिया। यदि उसका एक ऑर्डर नहीं होगा तो क्या होगा, वो एरर माना जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स का सही यूज़ ना करना, प्रोनाउंस का सही जगह पर सही यूज़ ना करना, ये सभी क्या होते हैं, कॉमन एरर्स होते हैं इंग्लिश राइटिंग के। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, एक्सप्लेन द वेरी शॉर्ट दैट द पुअर प्रोनाउंसिएशन इज ए कॉज एरिंग इन स्पेलिंग, यानी यदि उच्चारण सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसके बारे में बताइए कि क्या फ़र्क उसका पड़ता है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग इन इंग्लिश इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। The student who can pronounce word properly are found to be less erring
इन स्पेलिंग देन दोज हु हैव बैड प्रोनाउंसिएशन। बात यहाँ पर की गई है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्पेलिंग एरर्स और प्रोनाउंसिएशन इन दोनों के बीच में क्या संबंध है कि यदि हम प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पर स्पेलिंग में भी एरर मिले, लेकिन यदि सही प्रोनाउंसिएशन होगा वर्ड्स का, सेंटेंस का, तो वहाँ पर क्या देखा गया है कि वो स्टूडेंट कम गलतियां करता है स्पेलिंग में, जो शब्दों का सही से उच्चारण कर लेता है। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर संबंध है, अब आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन से आपके 3-4 चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एग्जामिन वेरियस टाइप ऑफ प्रोस लेसन्स, इसके बारे में एक स्टूडेंट ने मुझे स्पेशली डिमांड की थी, क्योंकि यहाँ से जो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में बन जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इसको समझेंगे ताकि सभी चीज़ें आसानी से आपको समझ भी आ जाए। यहाँ पर पूछा गया है प्रोस लेसन्स का मतलब होता है गद्य पाठ। ठीक है, जैसा कि आप हिंदी में पढ़ रहे होंगे गद्य पद क्या होते हैं, ये हिंदी में आपकी क्लास में समझाया गया था क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो इसके टाइप्स पूछे गए हैं। पहला क्या है, पहला हो जाता है एसे, निबंध। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, एसे इज ए लूज सैली ऑफ द माइंड, an irregular undigested piece, not a regular and orderly performance। ये डिफाइन किया गया है जॉनसन के अकॉर्डिंग ऐसे की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। और अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ऐसे इज ए कंपोजिशन ऑफ मॉडरेट लेंथ और एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ब्रांच ऑफ ए सब्जेक्ट, ओरिजिनली इम्प्लाइंग वांट of finish but now said of a composition more or less elaborate in style through limited in range। इससे आप क्या समझे मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको अगर बताया जाए हिंदी में, इसको हम कह सकते हैं कि अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप में लिखना या उनको नियंत्रित करके लिखना ही निबंध कहलाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से, ठीक है, क्योंकि ऐसे बड़ा होता है ना, तो इसीलिए कहा गया है पूर्ण रूप से कर्मानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। ठीक है, और ऐसे कैसे हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, फिलोसफिकल भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, क्रिटिकल भी हो सकता है। दे में बी लेंदी और शॉर्ट इन साइज, वो साइज में बड़े और छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये राइटर पर डिपेंड करता है। अब चलिए अगला जो इसका टाइप है वो क्या है, वह है नोवेल। ठीक है, पहला हमने बात कर ली ऐसे था, दूसरा टाइप हो जाता है नोवेल, तीसरा होता है शॉर्ट स्टोरी, चौथा होता है बायोग्राफी और पांचवा हो जाता है कंपोजिशन। सबके बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं नोवेल की। नोवेल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू W.E. विलियम, नोवेल इज ए लॉन्ग नैरेटिव इन प्रोस डिटेलिंग द एक्शन ऑफ फिक्टिशियस पीपल। यानी इसमें क्या होता है, पूरा लंबा चौड़ा नरेट करके उसको लिखा जाता है, उसको ही हम नोवेल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मेरिडिथ, नोवेल इज ए समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ। नोवेल क्या होता है, समरी होती है एक्चुअल लाइफ की, इंक्लूडिंग बोथ द विद इन एंड द विदाउट अस। ओके, तो ये हो गई है डेफिनेशन नोवेल की। दोनों में से जो आप चाहे वो लिख सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी किसे कहते हैं, यानी छोटी कहानी। द शॉर्ट स्टोरी इज ए कंपैरेटिवली रिसेंट डेवलपमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी अभी रिसेंट में ही इसको ऐड किया गया है। इट इज़ नॉट मेयरली ए ग्रेटली शॉर्टर नोवेल, इट शेयर्स ऑफ कोर्स द यूजुअल कंस्टिट्यूएंट्स of all fiction, plot, character and setting, but they cannot be treated with the same detail as in a novel। यानी यहाँ पर सेम डिटेल्स को आगे फिर शेयर नहीं किया जाता, बहुत शॉर्ट में पूरी की पूरी जर्नी, पूरी की पूरी बात इसमें बता दी जाती है कहानी के रूप में। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया बायोग्राफी। बायोग्राफी में क्या होता है, द बायोग्राफी एज एन आर्ट form has developed comparatively recently. According to Oxford Dictionary, biography is the history of the lives of individual man as a branch of literature। यानी बायोग्राफी होती है यदि हम किसी और के जीवन के बारे में लिखते हैं, ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन अगर लिख दे ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इसके सामने ऐड कर दे ऑटो, ठीक है,
ऑटोबायोग्राफी अगर पूछ लिया जाए तो वो होती है अपनी ही आत्मकथा, आत्मकथा अपनी, ठीक है। लेकिन अगर बायोग्राफी पूछा जाए तो किसी दूसरे के जीवन पर आधारित, किसी इंडिविजुअल के, ब्रांच ऑफ लिटरेचर के जीवन पर आधारित उसके बारे में, यानी हिस्ट्री अगर कह सके कि उसने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, पूरा उसके जीवन का आप कह सकते हैं पूरे उसके जीवन के बारे में बताना ही बायोग्राफी है। लास्ट वन टाइप इसका क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन इज एन आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, इट इज कॉल्ड द एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। कंपोजिशन का मतलब होता है रचना। ये एक कला होती है अपने एक्सप्रेशन को लिखने की, सामने वाले के सामने प्रकट करने की एक कला होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, टाइप्स हो गए किसके, ये है प्रोस लेसन्स के टाइप्स, यानी गद्य रचना के, ठीक है। तो आपको आई होप आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आपको याद करके करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में। अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिए, तभी आगे की क्लासेस को मैं कंटिन्यू रख पाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।